हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फन विद सब्जेक्ट के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम भारतीय संविदा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविदा विधि अधिनियम 1872 में लागू हुआ। 1872 का ये नवा एक्ट था, यानी 8 एक्ट इसके पहले लागू किए जा चुके थे। यह एक्ट 25 अप्रैल 1872 को पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हुआ। भारतीय संविदा विधि की आवश्यकता क्यों है? भारत में वाणिज्य, जिसे हम मर्केंटाइल या बिजनेस कॉमर्स किसी भी नाम से जानते हैं, उसके तहत हमेशा दो पार्टीज़ होती हैं, जिन पार्टीज़ के बीच में किसी न किसी तरीके की एग्रीमेंट होती है, समझौता होता है। उस समझौते को लागू कराने के लिए अगर कोई पार्टी अपने अधिकारों के अगेंस्ट जाती है या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, तो हमें कोर्ट का सहारा लेकर के या हमें लॉ का सहारा लेकर के उसे उसके दायित्वों को पूरा कराने के लिए मजबूर करना होता है। भारतीय संविदा विधि इसी नियमों का या इन नियमों को कोडिफाई करती है, इन नियमों के बारे में बताती है। अर्थात जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक लोग किसी एक काम को मिलकर के परस्पर करने के लिए सहमत हुए हैं या उसके लिए एग्रीमेंट किए हैं, तो वो दोनों लोग एक दूसरे के प्रति लीगली, विधिक तौर पर जिम्मेदार हो जाते हैं कि वो एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे और एक दूसरे की आर्थिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करेंगे। इसीलिए भारतीय संविदा विधि के सेक्शन 2H के अनुसार एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ है जिससे कि लॉ द्वारा लागू किया जा सकता है। तो उसमें एक एग्रीमेंट का होना और एग्रीमेंट का इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी है। भारतीय संविदा विधि के सेक्शन 2E के अनुसार एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इसलिए कहा गया है क्योंकि एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस भी किया जाता है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर ए किसी व्यक्ति के लिए कोई काम करने को तैयार होता है तो उस व्यक्ति का काम ए के द्वारा काम किया जाना बी का कंसिडरेशन होता है, और बी के द्वारा ए को काम के बदले में पैसा दिया जाना ए का कंसिडरेशन होगा। मीन्स ए की दूसरे के कामों से संतुष्ट होना ही कंसिडरेशन कहलाता है। कंसिडरेशन का मतलब एक ऐसा प्रतिफल, एक ऐसी संतुष्टि जो किसी काम को करने या ना करने के बदले में किसी व्यक्ति को मिलती है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में समझौता कहते हैं, वो इस बात की सहमति है कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा और उसके बदले में दूसरा व्यक्ति कोई काम करेगा। मीन्स एक दूसरे के प्रति इस बात की सहमति होना कि आप कोई काम करेंगे और उसके बदले में सामने वाला कोई काम करेगा या कोई काम नहीं करेगा, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो thus it is clear from the definition that the promise is an agreement। मीन्स किसी भी चीज़ का वायदा एक एग्रीमेंट होता है। आगे देखते हैं, एग्रीमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग पॉइंट। मीन्स एक एग्रीमेंट को विधिक तौर पर लागू होने के लिए निम्न बिंदु होने जरूरी हैं, जिसमें पहला पॉइंट है पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। समझौते के तहत या एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टीज़ को लीगल एग्रीमेंट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अगर दो दोस्त एक दूसरे के घर आकर के खाना खाने की बात पर सहमत होते हैं तो किसी के ना आने पर दूसरा दोस्त उसे कोर्ट में जा कर के ना आने के बदले में अपना हर्जाना नहीं मांग सकता है। जबकि अगर हमने किसी पर्पस के लिए किसी होटल या मैरिज पार्टी को बुक किया है और हम अपने प्लान को कैंसिल करते हैं, तो हमें उस गेस्ट हाउस को या उस होटल को रेंट या सारे खर्चे देने होंगे जिसके लिए हम सहमत हुए थे। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स हर एक व्यक्ति को अपने काम के बदले में कुछ एक ऐसा प्रतिफल होना जरूरी है जिसके लिए वो काम करेगा। पार्टी मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स
ऑल पार्टीज सहमति के लिए या एग्रीमेंट करने के लिए सहमत होने चाहिए। याद रखिएगा, माइनर को एग्रीमेंट के लिए कैपेबल नहीं बताया गया है। अगली स्लाइड में हम एग्रीमेंट करने के लिए कौन कौन सक्षम है उस पर चर्चा करेंगे। पार्टीज मस्ट हैव गिवन फ्री कंसेंट, मीन्स दोनों पक्ष एक दूसरे से सहमत हुए हों विदाउट एनी डिसीजन, धमकी, विदाउट एनी थ्रेट। समझौते के दोनों पक्षकारों ने अपनी सहमति बिना किसी धमकी के, बिना किसी फ्रॉड के, धोखे के या बिना किसी फैक्ट की मिस्टेक के दिए हों। कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, मीन्स निश्चित तौर पर मिलने वाला प्रतिफल लीगल होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को लॉ द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, इलीगल डिक्लेयर ना किया गया हो। अब आते हैं कौन पक्षकार हैं जो कैपेसिटी रखते हैं किसी भी एग्रीमेंट की पार्टी बनने के लिए। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अगर पार्टीज में कैपेबिलिटी नहीं है, दोनों पार्टीज सक्षम नहीं थी, मीन्स अगर वो पागल हैं, दिवालिया हैं, 18 साल से नीचे हैं या वो लीगली डिक्लेयर्ड हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड घोषित हो जाएंगे। यानी ऐसे लोगों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके का उनके ऊपर लीगल दायित्व तो नहीं क्रिएट करता है। कैपेसिटी और इनकैपेसिटी ऑफ अ पर्सन कुड बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर कैलकुलेटिंग वेरियस फैक्टर्स, मीन्स 1872 के भारतीय संविदा विधि के सेक्शन 11 के तहत जिन चीज़ों को डिसाइड किया गया है, जिन पॉइंट्स को दिखाया गया है, उसके तहत पार्टीज़ में ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो अटेंड नहीं कर पाएगा एग्रीमेंट को और एग्रीमेंट के लिए पॉसिबल या कैपेबल नहीं होगा। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट elaborate the issues of providing that the person who has not attained the age of majority, 18 साल का नहीं हुआ है, who is unsound mind, जिसका माइंड फिट नहीं है, जो अपना प्रॉफिट और लॉस डिसाइड नहीं कर सकता है, और सी नंबर पर है is disqualified from entering into the law by entering into contract by law। अगर उसे विधि द्वारा, लॉ द्वारा पहले से ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इनकैपेबल डिक्लेयर किया जा चुका है कि वो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, इलीगल होंगे, किसी भी तरीके का दायित्व पैदा नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की लिंक या नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।